हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम बोर्ड एग्ज़ाम में आंसर शीट कैसे तैयार करें। ये सभी बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि सर आंसर कैसे लिखें, उनका क्या तरीका हो जिससे हमारी आंसर शीट अच्छी दिखे और एग्जामिनर उससे प्रभावित हो। तो दोस्तों आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे जो कि प्रथम बात है, आप हेडिंग और उत्तर लिखने में दो पेन यूज़ करें। एक ब्लैक पेन जिससे आप हेडिंग डालेंगे और एक ब्लू पेन जिससे आप कंप्लीट आंसर देंगे। क्या देंगे? कंप्लीट आंसर देंगे। तो दोस्तों इससे क्या है, आपकी आंसर शीट अच्छी लगेगी, आकर्षक होगी। तो दोस्तों सदैव ये याद रखना कि लेखन शैली अच्छी होनी चाहिए, उसका तरीका अच्छा होना चाहिए, उसके बाद उसका कंटेंट मैटर करता है कि उसका कंटेंट कैसा है। जिस प्रकार हम किसी शादी में जाते हैं तो वहाँ पे दूल्हे को देखते हैं, अगर दूल्हा अच्छा तैयार ही नहीं है तो हम उसके चरित्र को तो देखना पसंद करेंगे ही नहीं, उनके गुणों को तो देखना पसंद हम करेंगे ही नहीं कि वह दिखने में कैसा है कैसा नहीं है। क्यों भाई? तो दूल्हा अच्छा सजा होगा तो मतलब उसकी शैली अच्छी है, उसका तरीका अच्छा है, और फिर हम उसके कंटेंट अर्थात उसके चरित्र पर गौर करेंगे कि हाँ भाई बंदा अच्छा है या नहीं। तो दोस्तों शैली का ध्यान रखें, अच्छी शैली लिखें, उसका तरीका भी अच्छा हो, और कंटेंट तो देखो अच्छा लिखना ही है, अन्यथा एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। उसके बाद आप आंसर और कैसे लिखें, जैसे आपके पेपर में अलग अलग खंड होते हैं, खंड है, खंड ब, इसी प्रकार से और दे। जैसे कि आप शुरुआत करें खंड ए से, और खंड ए में 11% है, तो ये सभी 11% आप खंड ए में एक जगह ही लिखें। ऐसे नहीं कि 5% कर दिए फिर खंड ब स्टार्ट कर दिया फिर वापस खंड ए की क्वेश्चन लिख रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। ये जहाँ पे निरंतरता टूटती है, एग्जामिनर को आपकी आंसर शीट चेक करने में प्रॉब्लम होती है। वह सोचता है कि बच्चा ऐसे कैसे, इरेगुलर कैसे चल रहा है। तो उसे पता चलेगा कि स्टूडेंट्स को आंसर नहीं आ रहे थे, वह दबाव में था, और इसके कारण वो आपकी आंसर शीट पर ज़्यादा ध्यान देगा और आपकी गलतियां भी ज़्यादा निकालेगा, और जिससे आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो आप सभी खंडों को और उनके प्रश्नों को उसी खंड में लिखें, निरंतरता बनाए रखें। और कई टीचर कहते हैं कि जो क्वेश्चन आपको अच्छा आए उसे सर्वप्रथम लिखें, उसे सर्वप्रथम लिखें। मैं इस बात से सहमत हूं दोस्तों, लेकिन यह बातें उन बच्चों के लिए हैं जिनका पास होने का भी चांस नहीं है, उन्हें कहा जाता है। लेकिन जो बच्चे होशियार हैं, ब्रिलियंट हैं, और जो मीडियम बच्चे हैं, उनको सदैव प्रश्नों का क्रम नहीं तोड़ना चाहिए, उन्हें क्रमशः ही चलना चाहिए। जैसे 1 2 3 खंड है, ब से और दे। इससे क्या है, एग्जामिनर को आंसर देखने में, मार्क्स देने में सदैव आसानी रहती है। वो आपकी आंसर शीट को देखकर झल्लाता नहीं है।
वो आराम से शांत मन से आपकी आंसर शीट चेक करता जाता है और आपके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। अगर एग्जामिनर आंसर शीट देखकर खुश है तो आप यह मान लें कि हमारे मार्क्स कम कटेंगे, क्योंकि हमने लेखन शैली अच्छी रखी है, हमने लेखन शैली अच्छी लिखी है, कंटेंट अच्छा लिखा है, तो ऑफिशियली मार्क्स आएंगे ही आएंगे। अब आगे देखते हैं कि सर हम आंसर कैसे दें, आंसर कैसे दें। तो उसके लिए हम देखते हैं, मैंने ये 10th क्लास की सोशल साइंस का प्रश्न लिया है। 1857 ईस्वी की क्रांति को समझाइए एवं आंग्ल मैसूर युद्धों में से किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। तो हम इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, ब्लैक पेन का यूज लेंगे यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसके क्या क्या मुख्य बिंदु हैं। पहला है 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण। फिर भी लिखेंगे 1857 की क्रांति का स्वरूप। और फिर सी लिखेंगे हम 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख केंद्र एवं वहाँ के नेतृत्वकर्ता। ये हमने 3 सब हेडिंग दे दी। अब इनको अलग अलग हम ब्लैक पेन से वर्णन करते चलेंगे। जैसे ए में लिखेंगे 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण, वहाँ पे हम 1 2 ऐसे करके लिखेंगे। आगे लिखेंगे 1857 की क्रांति का स्वरूप, बी हेडिंग डालेंगे एक लाइन छोड़कर, यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे। यहाँ पे लिखेंगे यूरोपीय इतिहासकारों के अनुसार, यहाँ पे लिखेंगे भारतीय इतिहासकारों के अनुसार क्रांति का स्वरूप। और फिर लिखेंगे 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र, सी में लिखेंगे प्रमुख केंद्र एवं वहाँ की नेतृत्वकर्ता। इसमें लिखेंगे 1 नंबर देंगे दिल्ली लिखेंगे, उसमें वहाँ पे लिखेंगे नेतृत्व किसने किया, क्रांति कब हुई, दमन किसने किया। फिर 2 नंबर लिखाएंगे लखनऊ लिखेंगे, नेतृत्व किसने किया, दमन किसने किया, कब हुआ। फिर 3 नंबर लिखेंगे कानपुर, क्रांति कब हुई, नेतृत्व किसने किया, दमन किसने। इस तरीके से हम चलते जाएंगे। आगे है हमारा आंग्ल मैसूर युद्धों में से किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। तो हम हेडिंग देंगे यहाँ पे आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, हम एक रूपरेखा तैयार करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे लिखेंगे प्रथम, यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय, यहाँ पे लिखेंगे तृतीय, और यहाँ पे लिखेंगे चतुर्थ। आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब, 1767 से 1769 में। और द्वितीय 80 से 84, थर्ड 1790 से 92 में, और फोर्थ 1799 में। अब हम क्या करते हैं,
अब हम यहाँ पे 1 नंबर लगाएंगे और किसी भी एक युद्ध का वर्णन कर देंगे, किसी भी एक युद्ध का वर्णन कर देंगे। जैसे हमने प्रथम का किया और यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे और सेकंड का वर्णन कर देंगे, जैसे हमने इसका वर्णन किया। और इसके अंदर लिखना क्या है, हमें मुख्यतः लिखना है यह युद्ध किन के मध्य लड़ा गया, विजेता कौन रहा, इस युद्ध का समापन किस संधि से हुआ। ये 3 बातें मुख्य होनी चाहिए, किन के मध्य, विजेता कौन और संधि कौन। ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखा क्या, ये प्रश्न है, इसको सब हेडिंग में बांट लिया, इन हेडिंग को अलग अलग वर्णन कर दिया यहाँ पे। आगे हमने आंग्ल मैसूर युद्ध हमें पूछा है, उसको इस तरीके से दर्शाया और फिर हमने यहाँ पे वर्णन कर दिया। और हमने और क्या देखा था हमने दोस्तों, कि भाई हेडिंग ब्लैक पेन से देवें, हेडिंग ब्लैक पेन से, आंसर ब्लू पेन से, अच्छी शैली रखें। और कंटेंट तो हमें अच्छा लिखना ही है, आंसर तो सही लिखना ही है हमें, और सभी प्रश्नों को उसके खंड में ही लिखें। जैसे खंड ब के प्रश्न हैं तो ब में लिखें, ऐसे नहीं कि ब हो गया और फिर सह कर रहे हैं और फिर ब के वापस क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। यहाँ पे प्रभाव क्या कम हो जाएगा, आपकी शैली थोड़ी सी क्या है अच्छी नहीं लगेगी। और फिर हमने क्या देखा, इनका क्रम बनाए रखें, जैसे 1 2 3 4 5 6 और लास्ट तक चलते रहें। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये तरीका पसंद आया होगा, और इससे संबंधित आपको और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।